गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि आपका जो वन दरोगा का एग्ज़ाम है वह जून के महीने में आपका प्रस्तावित है। तो हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से वन दरोगा की क्लासेज यहाँ पर लेके आ रहे हैं। और अभी जो हमारा यहाँ पर प्लान है, अभी वीकली आपको इस चैनल पे वन दरोगा की 2 क्लास मिलेंगी। और जैसा कि आपको पता है कि वन दरोगा का जो सिलेबस है वह 9th और 10th की एनसीईआरटी है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप क्लास 9th और 10th का जो साइंस वाला पार्ट है उस साइंस वाले पार्ट को आप पढ़ लें। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 5 है। हम आज उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका यूनिट नंबर 5 है ये 3 लेक्चर्स में चलेगी। एक पहला लेक्चर आज का हो गया, कल हम थोड़ा बहुत पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ हम एमसीक्यूज करेंगे। तो जो ये है ये आपका नेचर से संबंधित है, ठीक है। और इसका जो नाम है चैप्टर का वो है अवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको हम समझ लेते हैं। इसमें हमारे जो टॉपिक हैं, सबसे पहले तो आता है हमारा फिजिकल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पे आपका एयर आता है, वाटर आता है और सॉइल आता है। मतलब आपके हम हवा के बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे और मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 चीजें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जो हवा है वो क्यों जरूरी है, रेस्पिरेशन मतलब जो श्वसन लेते हैं, कंबसन मतलब जो जलाने के लिए होता है, मॉडरेटिंग टेम्परेचर मतलब तापमान को एक निश्चित उसमें समतापी रखने के लिए होता है, मूवमेंट ऑफ एयर, एयर कैसे घूमती है, इसका रेन लाने में, वर्षा लाने में क्या प्रभाव रहता है, क्या रोल रहता है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। उसके बाद हम यहाँ उसके डिटेल में पढ़ेंगे ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर में होल क्या हुए, कौन कौन से डैमेज हो सकते हैं। ये तो हम आज के इस लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर की बात है, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर में आता है जो केमिकल साइकिल्स हैं आपकी 4 तरीके की, जल, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये 4 हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे। हिंदी में देखिए आपको यहाँ पर सारी चीजें लिखी हैं, वही भौतिक संसाधन, इसको आप समझ लें एक बार क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हम ये सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आपका होता है प्राकृतिक संसाधन। क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। होता क्या, आप देखिए नेचुरल तरीके से जो हमको सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है, वो और किसके लिए यूज होती हैं? इंसान के लिए यूज होती हैं, इस एनवायरनमेंट के लिए यूज होती हैं, हमारे जो नीड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जरूरी होती है। तो उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब जिससे आपको कुछ मिले, नेचुरल मतलब जो प्रकृति के द्वारा मिले, ठीक है। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर necessary to meet the basic requirement of all life forms on the earth, okay, ठीक है, समझ में आया। द स्टॉक ऑफ नेचर विच आर यूजफुल टू मैनकाइंड आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब डिटेल में पढ़ेंगे बायोस्फीयर को, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल, ठीक है। जैवमंडल ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ टुगेदर विद एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर अभी क्या होता है जी, नाम आपने सुने होंगे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। जैवमंडल मतलब जहां पर जीवन हो उसे क्या बोलते हैं? जैवमंडल। आप यहाँ पर फिगर देख रहे होंगे, ये मिट्टी का है, ये हवा का है, ये पानी का है, तो इन सबको मिला के जो बनता है उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। समझ में? इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं बायोस्फीयर वाले को, ओके। तो जो हमारा जैवमंडल है, बायोस्फीयर है, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक आता है लिविंग में, सजीव में, एक आता है नॉन लिविंग। मतलब जिनमें जीवन होता है उनमें सजीव, संजीव नहीं लिखा, गलत लिखा है, ये सजीव है। जिनमें जीवन होता है उसे सजीव बोलते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है उनमें निर्जीव बोलते हैं। जैसे, अच्छा यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, चलिए। इसमें आपके जैविक घटक आते हैं, जैविक मतलब बायोटिक, और इसमें आते हैं एबायोटिक मतलब जिसमें जान हो, जैसे पौधे और जंतु। हम जंतु कैटेगरी में ही आते हैं, जानवरों की कैटेगरी में। पौधे हम पहले पढ़ चुके हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जंतुओं को दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इनको ये किस में आते हैं? ये बायोटिक में आते हैं, जैविक घटकों में आते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं एबायोटिक की, यानी अजैविक घटकों की। अजैविक घटकों में क्या आता है? वायु, एयर, वाटर एंड सॉइल। यही आपके सिलेबस में आपने देखा होगा, एयर, वाटर और सॉइल, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, समझ में आया आपके? अब यहीं से हम एक, ये समझ लीजिए बहुत बार प्रश्न बन के आता है, जो हमारा वायुमंडल है जहां पर वायु रहती है उसको क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेयर। हमने तीन चीजें देखी थी, हमने हवा देखा था, हमने पानी के बारे में सुना, हमने मृदा मिट्टी के बारे में सुना। हवा यानी वायुमंडल, क्या होता है? हवा जहां पर रहती है उसको वायुमंडल या क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ओके, उसके बाद जहां पर आपका पानी आता है, पानी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं पानी वाले को? हाइड्रोस्फीयर। ओके, पानी वाले को। और जहां पर आपका केवल मिट्टी मिट्टी है, जो भूभाग वाला स्थल है, उसको बोलते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। समझ में आया? यहां से आपके समझ में आ जाएगा, जो आपका बायोस्फीयर है उसको दो भागों में बांटा गया, सजीव और निर्जीव में। सजीव को फिर से बांटा गया पौधे और जंतु में, और जो निर्जीव है उसको फिर से तीन घटकों में बांटा गया, वायु, जल और मृदा। यहां पर हमारी चीजें समझ में आई। वायुमंडल को बोला जाता है एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल को बोला जाता है लिथोस्फीयर, जल मंडल को बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर। समझ में आया? अब हम एक एक करके चलते हैं वायु वाले में। हमने तीन यहां पर पढ़े थे, तीनों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले वायु का कंपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे चारों तरफ जो एयर है, ये एयर कंपोजिशन है। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है उसको हम क्या बोलेंगे? वायुमंडल बोलते हैं। इसका जो कंपोजिशन है, इसके कंपोजिशन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, कितना? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 20.9। कुछ जगह इसको 21% भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। एग्जैक्ट आपका 20.9 है, 21% भी चल जाता है जब अप्रोक्स आप लिखेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन सबसे बहुत बार पूछा जाता है, नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21% या 20.9%। उसके बाद आता है आपका आर्गन गैस, वो लगभग कितना है? 0.9। ओके, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है? 0.03। जो अदर गैसेज हैं वो कितनी है? 0.17। तो इसको आप जरूर से याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है, तो क्या बोलेंगे वहां पर? आप बोलेंगे जी नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%, 78%। ये वायुमंडल वाली बात आई। ठीक है, अब इसी वायुमंडल को थोड़ा सा हम और आगे लेके चलते हैं। हालांकि ये यहां पर नहीं पूछा जाता है, ये जनरली आपका जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, भूगोल वाला पार्ट है, वहां पर करते हैं, लेकिन इट में भी क्वेश्चन बन सकता है। हमने क्या बोला? पृथ्वी के चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है गैसों का, वायु का। अच्छा, वायु का बोलते हैं, वायु क्या है? वायु एक्चुअल में गैसों का मिश्रण है। हम ये पहले वाले वहां चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, कंपाउंड वाला चैप्टर याद आ गया ना? ठीक है, वेरी गुड। तत्व, यौगिक और मिश्रण वाले में। ठीक है, तो आप बताइए वायु क्या है, बताएं मेरे को जरूर। ठीक है, तो यहां पर जो ये अर्थ है, इस अर्थ के जो आपका पूरा ये यहां से लेके नीचे से लेके ऊपर तक ये पूरा हवा है। ठीक है, हवा कहां तक अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये पूरा आपका स्फीयर मंडल है। ओके, अब सबसे पहले तो जो 0 से लेके 18 किलोमीटर तक आता है उसको हम शोभ मंडल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रोपोस्फीयर। लेकिन मैंने पहले फिर से आपको कहा कि हो सकता है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगे क्योंकि ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है, लेकिन इसमें भी पूछा जा सकता है। ओके, तो 0 से लेके 18 किलोमीटर तक के हम बोलते हैं शुभ मंडल, जहां पर आपके बादल वगैरह सब होते हैं। ताप में परिवर्तन भी यहीं पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, सबसे ज्यादा घनत्व यहीं पर होता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव भी यहीं पर पड़ता है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा 18 किलोमीटर से ऊपर को चले जाएंगे, ठीक है, 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर चले जाएंगे, उसको बोलेंगे हम समताप मंडल, यानी हम उसको बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर।
यहाँ पर क्या है, ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर 15 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ पर ताप समान रहता है, कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। आपने बहुत सारे जो लंबी उड़ान होती है ना, अगर कभी आपने ट्रेवल किया हो तो जो लंबी उड़ान होती है वो इसी उसमें चलती है, समताप मंडल में, ताकि उसे बादलों से, बारिश से कोई नुकसान ना हो, बिजली कड़कने से, वो इससे ऊपर ही चलता है। ठीक है। और यहाँ पर ये आप में पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसको बाद में ओजोन वाले पढ़ेंगे हम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये ओजोन लेयर, ओजोन मंडल भी इसी को बोलते हैं। उसके बाद आता है मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर, जो आता है 50 से लेके 80 किलोमीटर तक की रेंज है, जो आपका ये है मध्य मंडल। उसके ऊपर आपका आता है, यहाँ से ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों को क्या कर देती है, वापस कर देती है। इसके ऊपर आता है आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर, जहाँ पे रेडियो तरंग परिवर्तित होती है, जैसे आपने सैटेलाइट वगैरह देख रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा और हल्के से अगर डिटेल में देख लें तो आप यहाँ पर बिल्कुल समझ जाएंगे क्या क्या चीजें हैं। क्षोभ मंडल, ठीक है, समझ में आया क्या है, 8 किलोमीटर तक कि 18 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक होगा, नहीं 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 80 से 640, 640 से ऊपर लगभग लगभग हमारा सब कुछ सेम है। ठीक है। ये आपको, और नोट्स देखिए आपको ऐसे ही बनाने चाहिए, जो यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं तो अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, आप लोग समझिए, क्योंकि याद बहुत आपको करना है। ठीक है, वो सारी चीजें आप समझिएगा, उन सारी चीजों को आप देखें।